वेलकम बैक गाइज। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से मेमोरी एलोकेशन किया जाता है सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट्स के अंदर। और जब आप एक क्लास बनाते हैं और जब आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो एक बहुत ही हाई लेवल पे देखा जाए अगर मेमोरी एलोकेशन को, तो वो किस तरह होता है जानना एक प्रोग्रामर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। गैस अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है अभी तक तो यहाँ क्लिक करके इसे बुकमार्क करें और यहाँ क्लिक करके इसको सेव ज़रूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है। ये पूरा कोर्स है, शुरू से आखिर तक मैंने बताया है, इसमें आप लोगों को पूरा कंप्लीट किया जाएगा ये कोर्स। और इंट्रोडक्शन से लेके सारे टॉपिक्स हैं। मैं ये बार बार इसलिए बताता हूँ कि मुझे बीच में कॉमेंट्स आते हैं, लोग पूछते हैं कि आपने ये टॉपिक कहाँ पढ़ा है, वो टॉपिक कहाँ पढ़ा है। तो उन लोगों को वीडियो का लिंक देने से अच्छा कि आप लोग खुद ही इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर मैं करने क्या वाला हूँ, जल्दी से एक नई फाइल बनाऊंगा, ठीक है, और उसका नाम मैं रखने वाला हूँ tu23.cbb, ठीक है। मैं यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड अपना लगा लूँगा। उससे क्या होगा कि यहाँ पर ये जो मिनिमल बॉयलर प्लेट कोड मैंने टेम्पलेट बनाई है वो मेरे पास आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बहुत ही हाई लेवल पे बताता हूँ मेमोरी एलोकेशन ऑब्जेक्ट्स में किस तरह से किया जाता है। सो गाइस, जब भी आप लोग क्लास लिखते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ही क्लास लिखी आपने, आप लोग जो है बिल्कुल भी मेमोरी नहीं खाते हैं। जब आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तब उनको मेमोरी असाइन होती है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये पार्टली ट्रू है, पूरा सच नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब आप लोग एक क्लास लिखते हैं, अब अगर मान लो मैं आप लोगों को एक बहुत ही रियल वर्ल्ड सिनेरियो बताता हूँ। मान लो एक कोई शादी का फंक्शन हो रहा है कहीं पर, और वहाँ पर लोग आते हैं और एक पानी की मशीन है, वाटर डिस्पेंसर, जो कि पानी देती है। तो उसको एक फंक्शन मान लेते हैं। उसका इनपुट क्या है? इनपुट है रिक्वेस्ट पानी के लिए और आउटपुट है पानी, ठीक है। तो जब भी आप लोगों को, आपके पास बहुत सारे लोग हैं और उनको सबको आपको पानी पिलाना है, तब आप लोग एक वाटर डिस्पेंसर मशीन रखोगे, ठीक है, जो कि एज्यूम करते हैं कि बहुत ही तेज़ी से वाटर सर्व करती है, तो लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है, लाइन में नहीं लगना पड़ता है। तो अगर आपके पास 1 लाख लोग हैं, लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 लाख ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनके लिए आप एक बार वाटर डिस्पेंसर बनाओगे, यानी कि एक बार फंक्शन बनाओगे, या बार बार जितने ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उनका अपना अपना फंक्शन बनेगा। तो ऑब्वियसली आपका आंसर यहाँ पर ये होगा कि जो चीज़ें कॉमन है सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए क्लास में, वो चीज़ सिर्फ एक बार बना दो। जैसे कि अगर कोई मुझे आना है, किसी इंसान को किसी शादी में उसको पानी पिलाना है मुझे, तो वाटर डिस्पेंसर मैं सिर्फ एक लगाऊंगा, ठीक है। और उसी से जब मैं सर्व कर सकता हूँ सबको, तो मैं बहुत सारे वाटर डिस्पेंसर, हर इंसान को एक वाटर डिस्पेंसर एलोकेट करना मेरे लिए बिल्कुल भी फीजिबल नहीं रहेगा। क्योंकि अगर 1 लाख लोग आ रहे हैं शादी में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या कि जब भी आप एक क्लास बनाते हैं तब होता क्या है कि कुछ जो मेमोरी होती है जो कि एलोकेट की जाती है, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं मेमोरी की, जो कि आप लोग के फंक्शंस लेते हैं, या फिर मैं बात करूं किसी भी तरह के एक ऐसी मेमोरी की जो कि हर ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी है, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखो, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो हर ऑब्जेक्ट के लिए बनानी पड़ेगी अलग से। जैसे कि अगर मैं एक एम्प्लॉई क्लास बनाता हूँ, तब मुझे हर एम्प्लॉई की सैलरी को या हर एम्प्लॉई के नाम को अलग अलग वेरिएबल बना के स्टोर करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ एम्प्लॉय की सैलरी बनाने के फंक्शन के लॉजिक को, तो उसको मुझे हर ऑब्जेक्ट के लिए एक एक बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मेमोरी एलोकेशन होता है, सी प्लस प्लस का कंपाइलर बहुत स्मार्टली करता है। वो हर ऑब्जेक्ट के लिए जो चीज़ें कॉमन है सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए, उनको सिर्फ एक बार स्टोर करता है मेमोरी में, और जो चीज़ें हर ऑब्जेक्ट की अपनी अलग अलग हैं, उनको उन ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग उनकी मेमोरी दे देता है। इसीलिए वेरिएबल्स को अपनी अपनी मेमोरी मिलती है। लेकिन जो मेंबर फंक्शंस होते हैं वो कॉमन होते हैं, वो कॉमन मेमोरी वाले पार्ट में आते हैं। तो अगर आप लोग एक मेमोरी डायग्राम बनाएंगे ऑब्जेक्ट का, तो उसमें एक सेक्शन तो आप लोग बना सकते हैं जिसमें कि क्या होगा, कॉमन जो आपके हैं सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए वो चीज़ें, जैसे कि मेंबर फंक्शंस, वो एक जगह आ जाएंगी, और जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए अपनी अपनी यहाँ पर मेमोरी एलोकेट की जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ मेमोरी डायग्राम कुछ इस तरह से, तो आप लोग देखो, मैं बना दूंगा मेमोरी डायग्राम। सी फॉर कॉमन है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉमन जो है चीज़ें सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए, वो मैं यहाँ पर, जैसे कि F1 हो जाएगा मेरा एक फंक्शन, एक और हो जाएगा मेरे पास F2, F3, ये जो मेमोरी है वो कॉमन चीज़ों के लिए है। और बाकी फिर जैसे जैसे मेरे पास ऑब्जेक्ट्स आते जाएंगे, O1, ठीक है, जैसे कि O1 आ गया, उसमें मान लो i j k मेरे पास वेरिएबल है, तो उसका i j और k O1 का
उन सबको अपनी अपनी स्पेस मिलेगी। सिमिलरली O2 के IJK को भी अपनी अपनी स्पेस मिलेगी, O3 के IJK को भी अपनी अपनी स्पेस मिलेगी, एंड सो ऑन। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा खींच दिया 3 को, तो आई होप कि आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आप लोगों को आई होप समझ में आ गया है, और इसको आप कुछ ऐसा समझ लो, ये मेमोरी डायग्राम है। जब भी ये क्लास बनती है, मान लो मैंने ये एम्प्लॉई क्लास के लिए बनाया है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एम्प्लॉई। देखो माउस से भी मेरी हैंडराइटिंग काफ़ी अच्छी आ रही है। एनीवेज, तो अभी मैं इसको बंद कर दूंगा, और बंद करके हम लोग यहाँ पर अब बात करेंगे कि किस तरह से एरेस को इस्तेमाल किया जाता है क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोगों ने बात करी थी और मेंबर्स की, किस तरह से हम लोग वैल्यूज़ ले सकते हैं, तो उसी तरह से आप लोग एरे भी बना सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर एक क्लास बनाना चाहता हूँ और एक शॉप की क्लास बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक शॉप के अंदर क्या होता है, एक शॉप के अंदर आपके पास बहुत सारे आइटम्स होते हैं और उनका प्राइस टैग होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा आइटम आईडी और उसी के साथ साथ आइटम प्राइस। ठीक है, तो आइटम आईडी और आइटम प्राइस शॉप के आइटम्स के लिए होंगे। ठीक है, लेकिन क्या शॉप के अंदर एक आइटम होगा या 10 आइटम होंगे? नहीं, इतना तो नहीं है। एक शॉप है तो उसमें कम से कम 50 आइटम्स तो होंगे ही। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर देता हूँ, या फिर मैं यहीं पर इसको डिक्लेयर कर देता हूँ। मैं कहूँगा कि एज्यूमिंग कि मैक्सिमम 100 आइटम हो सकते हैं एक शॉप में। मैंने एक बड़ा नंबर चूज़ कर लिया, ऐसे ही 100 1000 भी आप कर सकते हो, लेकिन मेरा प्रोग्राम कम मेमोरी ले इसलिए मैंने 100 किया है। तो एक छोटी सी शॉप आप एज्यूम कर लो जिसमें कुछ आइटम्स होंगे जो कि 100 से एक्सीड नहीं करेंगे। 100 एक अपर कैप लिया है मैंने। ठीक है, मैं यहाँ पर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन नहीं करना चाहता हूँ कि कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी चीज़ें, इसीलिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली 100 लिख देता हूँ। अगर मैं 10 आइटम भी स्टोर कर रहा हूँ तो वो इस एरे में एकोमोडेट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैं क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर एक इंट बनाऊँगा और यहाँ पर उसको लिख दूंगा काउंटर। ठीक है, काउंटर क्या है, काउंटर मैं बार बार बढ़ाता रहूँगा, आप देखो किस तरह से। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट तो सब कुछ प्राइवेट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर पब्लिक लिखा। मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा इनिट काउंटर, और वो सिंपली क्या करेगा, वो सिंपली काउंटर को 0 से इनिशियलाइज़ कर देगा। और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे काउंटर को अपने 0 से इनिशियलाइज़ करवाना है। ठीक है, तो ये किया मैंने। इसके बाद मैं क्या करूँगा, या सेमीकोलन लगा देता हूँ क्योंकि ये विजुअल स्टूडियो कोड रो रहा है, मेरा एरर थ्रो करे जा रहा है। तो ये मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया। अभी फंक्शन लेगा क्या, ये फंक्शन मेरा कुछ नहीं लेगा, तो वॉइड लिख देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या लिखूँगा, एक फंक्शन लिखूँगा जो कि गेट आइटम में लिखता हूँ फंक्शन, कुछ नहीं लेगा। और उसी के साथ साथ मैं क्या लिखूँगा, और मैं इसको गेट प्राइस और सेट प्राइस कर देता हूँ। ठीक है, गेट प्राइस और सेट प्राइस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको अलग से भी बना सकता हूँ, या फिर मैं इसको यहीं पे भी बना सकता हूँ। मैं अलग से बनाना चाहता हूँ, एक मैंने फंक्शन यहीं पर बना दिया, एक मैं अलग से बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा शॉप स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और गेट प्राइस लिख दूँगा। ठीक है, और गेट प्राइस क्या करेगा, बेसिकली मेरा गेट प्राइस बोलेगा कि जी प्राइस बताइए। ठीक है, और ये कुछ इसको वॉइड लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मेरा वॉइड और वॉइड है। ठीक, यहाँ पर देखो वॉइड और वॉइड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सी आउट एंटर आईडी ऑफ योर आइटम। ठीक है, और फिर लिख दूंगा मैं एंडल। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सीन से ले लूँगा वो आईडी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पर आइटम आईडी काउंटर, जो कि स्टार्टिंग में 0 है, काउंटर। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, मैंने आइटम आईडी काउंटर में स्टोर कर दिया। क्या, मैंने आइटम आईडी में स्टोर कर दिया उसकी आईडी, और उसके बाद सिमिलरली वही काम मैं प्राइस के लिए करूँगा। तो जहाँ जहाँ मैंने आईडी लिखी है वहाँ मैं प्राइस कर दूँगा। ठीक है, तो आइटम आईडी और आइटम प्राइस सेट जब हो जाएंगे मेरे, तब मैं क्या करूँगा, काउंटर को बढ़ा दूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर काउंटर को बढ़ा दिया। अब यहाँ पर मैं सेट प्राइस अगर करूँ, मैंने गेट प्राइस यहाँ पर कर दिया है, और मैंने गेट प्राइस किया है, मैंने बेसिकली इसको सेट प्राइस ही बना दिया। तो मैं इसको सेट प्राइस करता हूँ इन दोनों को, और इसको मैं डिस्प्ले प्राइस कर देता हूँ। ठीक है, डिस्प्ले प्राइस, सेट प्राइस और डिस्प्ले प्राइस। डिस्प्ले प्राइस क्या करेगा, डिस्प्ले प्राइस मेरा दिखा देगा जो भी डिस्प्ले है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर वॉइड शॉप, और बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, एक हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम
उसकी जो प्राइसेस हैं उनको डिस्प्ले कराते रहेंगे। 2-3 हम आइटम्स जो हैं उसमें ऐड करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, डिस्प्ले करा देंगे प्राइस को। तो जो मेरा डिस्प्ले प्राइस फंक्शन है वो क्या करेगा, बेसिकली वो मेरा एक फॉर लूप चलाएगा, ठीक है। और फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलाएगा, वो काउंटर तक चलाएगा मेरा। तो मैं यहाँ पर इंट लिखता हूँ, उप्स ये क्या हुआ, तो मुझे यहाँ पर काउंटर लिखना है, काउंटर तक चलाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगा, वो सारे के सारे आइटम्स के लिए 2 चीज़ें मुझे बताएगा। मैं ये प्रोग्राम आपको समझा दूंगा, एक बार मैं लिख लूँ तो आप लोग बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि क्या हो रहा है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एंटर, सॉरी नॉट एंटर, द प्राइस, द आईडी नहीं, द प्राइस ऑफ आइटम विद आईडी। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या, मैं यहाँ पर लिख दूँगा आइटम आईडी और उसके बाद मैं लिख दूँगा आई, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगा इज़, और उसके बाद मैं लिख दूँगा आइटम प्राइस आई, ठीक है। सेव कर दिया मैंने, ठीक है। तो जैसे ही मैंने सेव कर दिया तो क्या होगा कि यहाँ पर ये सारे के सारे मुझे बता देगा जितने भी आइटम्स हैं। तो अभी देखो मैं इसका ड्राइवर प्रोग्राम कैसे बनाता हूँ। तो मैं इसका ड्राइवर प्रोग्राम को जिस तरह से बनाऊँगा, मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा कि शॉप, और दुकान के नाम से बना रहा हूँ, ठीक है, शॉप दुकान। अब मैं लिखूँगा दुकान डॉट, और मैं यहाँ पर लिखूँगा सेट प्राइस, ठीक है, और सेट कर दूँगा प्राइस में दुकान का। और दुकान का जैसे मैं सेट प्राइस करूँगा वो काउंटर को भी मेरा रखेगा, और फिर मैं सेट प्राइस को 2-3 बार करूँगा, ठीक है। फिर मैं दुकान डॉट डिस्प्ले प्राइस को रन कर दूँगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, मुझे सारे के सारे जो आइटम्स मैंने ऐड किए हैं वो डिस्प्ले करा देगा। और यहाँ पर एक एंडल भी लगा लेता हूँ, वरना क्या होगा कि एक ही लाइन में सब कुछ आ जाएगा। और सब जगह मैंने हैंडल लगा दिया, जितने भी सी आउट्स हैं वो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो रन करूँ अगर इस प्रोग्राम को, तो होपफुली कोई एरर नहीं आएगा। एंटर आईडी ऑफ योर आइटम, तो ये पहला वाला जो है वो चल रहा है मेरा सेट प्राइस। और मैं एक काम करूँगा यहाँ पर, ऑफ योर आइटम नंबर, और एक नंबर भी डाल दूँगा, और वो क्या होगा मेरा, वो मेरा काउंटर होगा, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, इसको सेव करता हूँ और इसको अभी कैंसिल करता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कुछ इस तरह से, ये कह रहा है एंटर आईडी ऑफ योर आइटम नंबर। ओके, तो मैंने अभी क्या किया, यहाँ पर इसको इनिट काउंटर रन नहीं किया है, तो मुझे काउंटर को इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। तो मुझे दुकान डॉट इनिट काउंटर करना पड़ेगा, जो कि दुकान के काउंटर को 0 कर देगा, वरना एक गार्बेज वैल्यू रहेगी उसमें, देखो जैसे कि आप देख रहे हो। तो अभी ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाएगी। देखो ये कह रहा है एंटर आईडी ऑफ योर आइटम नंबर 0। तो यहाँ पर आइटम नंबर 0 की जो आईडी है, तो मैं यहाँ पर ना 0 अच्छा नहीं लग रहा है, रीडेबल फॉर्मेट नहीं है। तो अगर आप इसको +1 कर दोगे तो ये 1 2 3 4 आपको दिखाएगा। तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम को इवॉल्व कर सकते हो। देखो आइटम नंबर, आईडी ऑफ योर आइटम नंबर 0 क्यों दिखा रहा है ये, आई थिंक आई शुड सेव इट फर्स्ट। मैंने सेव नहीं किया इसको। अब मैं रन करूँगा तो देखो यहाँ पर आइटम नंबर 1 दिखा रहा है। तो मैं कहूँगा आईडी इसकी दे देता हूँ। मान लो मेरा कुछ फॉर्मेट है, 1000 से मैं स्टार्ट करता हूँ, 1001। प्राइस क्या रहेगा इसका, प्राइस रहेगा इसका 12 रुपये। फिर आईडी ऑफ आइटम नंबर 2 1002, ठीक है, प्राइस क्या रहेगा 23 रुपये। आइटम नंबर 3 का 1003, प्राइस क्या रहेगा इसका 34, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये बता रहा है कि आपके जो आइटम है 1001 जिसकी आईडी थी उसका प्राइस 12 रुपये, एंड सो ऑन बाकी आपके आइटम्स के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम हम लोगों ने लिखा और हम लोगों ने देखा कि किस तरह से यूज़ किए जा सकते हैं एरेज एक क्लास के अंदर C++ में। तो आप लोगों ने ये चीज़ आई होप समझ ली होगी। तो हमने क्या किया है यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार और बता देता हूँ, और आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि उससे ना एक बहुत ही अच्छा लुक मिलता है आपका जो प्रोग्राम है उसको, ठीक है। और सेव भी कर लेता हूँ इसको। तो ये दोनों तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं क्लास से स्टार्ट करूँगा। और क्लास में मैंने क्या किया है, 3 प्राइवेट वेरिएबल्स बनाए। मैंने कहा कि आइटम आईडी, आइटम प्राइस, जो कि एरेज हैं दोनों और बराबर साइज़ के एरेज हैं। उनमें मैं क्या कर रहा हूँ, उनमें आइटम्स ऐड करता चला जाऊँगा। और एक मेरा काउंटर है जो कि क्या करेगा, ये ट्रैक करेगा कि कितने आइटम मेरे ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं इन एरे में। काउंटर इनिशियली मुझे 0 करना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियली तो उसमें गार्बेज वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा जिसका नाम मैंने रखा है इनिट काउंटर। और वो करेगा क्या, वो काउंटर की वैल्यू को 0 कर देगा हर उस ऑब्जेक्ट के लिए जो कि मैं बनाऊँगा। इस केस में मैंने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम मैंने दुकान रखा है,
और उसकी वैल्यू यहाँ पर काउंटर की मैंने 0 कर दी है। उसके बाद मैंने 2 मेथड्स लिखे, एक सेट प्राइस, एक डिस्प्ले प्राइस। सेट प्राइस क्या करता है, आपसे आइटम की आईडी पूछता है और उस आइटम का प्राइस पूछता है और आइटम आईडी और आइटम प्राइस वाले एरे में स्टोर कर देता है। कौन सी इंडेक्स में, काउंटर इंडेक्स में। और हाँ, एक बार ये स्टोर कर देता है उसके बाद ये काउंटर की वैल्यू को बढ़ा भी देता है, क्योंकि अगर अगली बार कोई आइटम ऐड किया जाएगा तो वो पुरानी वाली वैल्यू को ओवरराइट ना कर दे। जैसे कि जब काउंटर 0 था तो आइटम आईडी 0 और आइटम प्राइस 0 में ये वैल्यूज स्टोर थी। अब जब अगला इटरेशन आएगा, सेट प्राइस फिर से कॉल किया जाएगा, तो मैं चाहूँगा कि आइटम आईडी 1 और आइटम प्राइस 1 में वैल्यूज स्टोर हो, क्योंकि आइटम आईडी 0 वाली जो वैल्यू है वो तो मैं रखना चाहूँगा। तो इसीलिए मैं काउंटर को इंक्रीमेंट करता जा रहा हूँ, अगला आइटम, फिर अगला आइटम, फिर उसका नेक्स्ट वाला आइटम एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर काउंटर प्लस प्लस कर दिया। काउंटर प्लस प्लस ना करने की बजाय मैं एक इंक्रीमेंट काउंटर फंक्शन भी बना सकता था, लेकिन मैंने उसकी ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो कि ये जो फंक्शन है ये बहुत ही सिंपल रहता, उसमें सिर्फ काउंटर प्लस प्लस ही रहता, इसलिए मैंने उसको शॉप के अंदर ही लिख दिया, शॉप के सेट प्राइस के अंदर ही लिख दिया। एक बार सारे आइटम्स आप लोग ऐड कर देते हैं, जितने भी आइटम्स हैं उतनी बार आप सेट प्राइस को लूप के अंदर भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मैनुअली इसको कॉल किया है, बट फील फ्री टू कॉल इट इनसाइड अ लूप। आप इसको एक लूप के अंदर भी डाल सकते हैं और ये बार बार चलता रहे लूप के अंदर, ऐसा आप लोग कर सकते हैं। एक बार आपने सारे आइटम्स जब डाल दिए एरेज के अंदर, तब आप लोग क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले प्राइस को कॉल कर सकते हैं। डिस्प्ले प्राइस कौन सा फंक्शन है, डिस्प्ले प्राइस एक ऐसा फंक्शन है जो कि वो सारे आइटम्स को डिस्प्ले कराता है जो कि आपने ऐड कर दिए हैं। और ये जानने के लिए कि कितने आइटम्स आपने ऐड किए हैं, हम फिर से काउंटर वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम आइटम्स को ऐड करते जा रहे हैं वैसे वैसे हम लोग काउंटर को एक कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं। डिस्प्ले प्राइस के अंदर हम एक फॉर लूप लिख रहे हैं, जिसको हम i = 0 से लेके i < काउंटर तक चला रहे हैं। यानी कि अगर काउंटर की वैल्यू 3 हो जाएगी तो ये लूप 3 बार चलेगा, एक बार 0 के लिए, एक बार 1 के लिए और एक बार 2 के लिए। उसके बाद हम लोग इसमें लिख रहे हैं प्राइस ऑफ आइटम विद आईडी, जो भी आइटम की आईडी है करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ आई, और जो भी आइटम का प्राइस है आई की उस वैल्यू के लिए, वो दोनों प्रिंट हो जाएंगे। और उसके बाद हम लोग रिटर्न 0 कर दे रहे हैं। आई होप कि ये प्रोग्राम जो है वो सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड इन केस आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ये वीडियो दोबारा देखें। और अगर आपको ऊप्स इन जनरल परेशान कर रही है थोड़ी सी भी, तो मतलब अगर आप लोगों को आइडिया आ गया है जो हम कर रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको एकदम ब्लैंक हो गया है सब कुछ, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग वापस से स्टार्ट करें। ये मेरा 21st वीडियो, इनफैक्ट 20th वीडियो, जिसमें मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का इंट्रोडक्शन दिया है। और थोड़ा पीछे जाकर थोड़ा और टाइम स्पेंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग बातें ध्यान से सुनेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि ये कितनी आसान चीज़ है। और अगर आप लोगों ने इन वीडियोस को एक बार देख भी लिया है और फिर वापस से आप इनको देखते हैं तो आपको पता चलता है कि कितनी चीज़ें आपने मिस कर दी थी जब आपने इस वीडियो को पहली बार देखा था। अगर आप लोगों ने पूरा 100% ध्यान लगा के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को नहीं देखा है तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा वीडियो नंबर 20 आप लोग देख लो फिर से, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। आई होप कि एरेज किस तरह यहाँ पर बनाते हैं क्लासेस में, और मेमोरी एलोकेशन वाली बात जो वीडियो के स्टार्टिंग में बताई वो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। और अभी के लिए गाइज इस वीडियो में इतना ही। मैं आप लोगों को फिर से इस प्लेलिस्ट को दिखाना चाहता हूँ, इसको एक्सेस करें, बुकमार्क करें, यहाँ पर क्लिक करके सेव करें। और अगर आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया है तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। काफ़ी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर C++ में बताने वाला हूँ जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करती हैं बिगिनर्स को, जो स्टूडेंट्स पहली बार प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, C++ से स्टार्ट कर रहे हैं उन लोगों को। और अगर आप लोग बहुत पहले से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तब भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंट्यूटिवली समझानी पड़ती हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोग को इंट्यूटिवली वो चीज़ें समझाऊँ। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।